प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं निशा आनंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नया विषय लेकर। तो बच्चों, मुझे इस बात की भी पूरी आशा है कि आप सब अपने अपने घरों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। अपने आज के विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले जो हम काम रोज़ करते हैं कि अपने पिछले दिन जो हमने किया होता है, सबसे पहले उसकी दोहराई करते हैं। तो चलिए, मुझे आप ये बताइए कि कल हमने क्या किया था। कल अर्थात पिछले दिनों, मतलब पिछले 2 दिनों में हमने कौन कौन से टॉपिक किए थे। हमने व्याकरण के टॉपिक किए थे, है ना बच्चों। कौन कौन सा? एक तो हमने किया था शब्द तथा पद किसे कहते हैं, है ना, आपको याद आया। और दूसरा जो विषय हमने किया था वो आपके लेखन कौशल का था, और वो बहुत ही रोचक विषय था। वो कौन सा था? नारा लेखन। जी हाँ, और आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको शब्द तथा पद, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ, उसके उदाहरण इत्यादि सब कुछ समझ में आ गए होंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा विषय था, वो विषय कौन सा था? वो था नारा लेखन, कि किस किस प्रकार से नारा जो है वो लिखा जाता है। हमने उस पर भी चर्चा की थी और आपने बहुत अच्छे से आपने उस विषय को समझा। तो चलिए, ये तो रही अपने पिछले दिनों की बातें। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो आपकी स्पर्श जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से पाठ है। वो पाठ कौन सा है? वो पाठ बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग अर्थात रोचक लगेगा। और वो पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। जी हाँ बच्चों, तो आज का जो हमारा विषय है वो आपकी स्पर्श पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ है। पहला पाठ आपको पता है धूल है, दूसरा दुख का अधिकार है, और तीसरा पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। मतलब कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो महिला है, भारतीय महिला है, उसके विषय से संबंधित है ये वाला जो पाठ है। और इसकी जो लेखिका है वो है खुद बचेंद्री पाल। और बचेंद्री पाल एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो उनके बारे में ना जानता होगा। जी हाँ, बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है बच्चों, तो आज हम बचेंद्री पाल के विषय में पढ़ेंगे। खुद लेखिका भी वही है। उसने अपने जीवन में किस प्रकार से कितनी दिक्कतों का, समस्याओं का सामना किया। जब उसने अपना ये अभियान शुरू किया एवरेस्ट पर चढ़ना, जब उसने इस पर चढ़ने के विषय में सोचा, तो उसके जीवन में बड़ी सारी कठिनाइयाँ आई। बहुत सारे ऐसे पल आए जब उसे लगा कि उसका लिया गया फैसला जो है शायद गलत ना हो, परंतु वो समस्याओं का सामना करती गई और अपने फैसले पर अडिग रही। अडिग मतलब अटल रही, और उसने अपना फैसला बदला नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज हम उनके विषय में ही, उन्हीं की ज़बानी हम ये पाठ जो है वो पढ़ेंगे। बचेंद्री पाल, सबसे पहले उनकी इंट्रोडक्शन जो है, लेखिका का जो परिचय है, पहले हम वो पढ़ेंगे। और जब ये परिचय पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि उनके परिवार में कौन कौन है और किस प्रकार से सभी परिवार के सदस्यों ने कैसे उनको सहयोग दिया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बचेंद्री पाल की जीवनी के विषय में पढ़ते हैं। और पाठ पढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने पास अपनी अपनी बुक जो है वो ज़रूर साथ में रखिए। आपकी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम स्पर्श है और उसका तीसरा पाठ है बचेंद्री पाल, आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले उनका जो लेखिका का जीवन परिचय जो है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने अपनी अपनी किताब जो है वो अपने अपने पास रख ली होगी। तो अब पाठ शुरू करते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म
उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। असमर्थ मतलब कैपेबल नहीं थे, योग्य नहीं थे। आर्थिक तंगी थी, पैसों की कमी थी। अतः अतः का मतलब क्या होता है, इसलिए बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि बचेंद्री ने क्या किया कि अपनी पढ़ाई का खर्च जो है खुद मेहनत करके उसने वो निकालना शुरू कर दिया। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। सहमत का मतलब राज़ी किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है विषम स्थितियों के बावजूद। विषम स्थितियाँ, स्थिति का मतलब कंडीशन होता है ना। विषम मतलब जब स्थितियाँ हमारे पक्ष में ना हो, हमारे विरोध में हो, विपक्ष में हो। मतलब कंडीशंस, उनके घर की कंडीशन, उनकी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं थी, परंतु आर्थिक तंगी होते हुए भी उन्होंने संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य मतलब अपना एम, जो उनका ऑब्जेक्टिव था, के प्रति इसी समर्पण भाव का मतलब ये है कि जो भी लक्ष्य उन्होंने अपने जीवन में सोचा हुआ था वो उसके लिए पूरी तरह समर्पित थे। मतलब कि अपना सब जीवन जो है उस पर लगा दिया उन्होंने। इस पंक्ति को दोबारा से पढ़ते हैं। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। गौरव का मतलब क्या होता है, सम्मान। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाली, ठीक है, पहली भारतीय महिला बनी और पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने अपनी इस विजय को हासिल किया। तो पहले पैरे में तो उनके विषय में बताया गया है, ठीक है। अब हम आगे उनके विषय में पढ़ते हैं। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। मतलब पहाड़ों पर चढ़ने का शौक़ जो था उन्हें अपनी बचपन से ही उनके मन में पैदा हो गया था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। क्यों लगता था? उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई उसे क्यों मना करता है ना, और छोटे भाई को क्यों पहाड़ पर चढ़ने के लिए उसे उकसाता है। वह सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी ये बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बच्चे यहाँ पर भी देखो कितने अच्छे ढंग से लेखिका बचेंद्री पाल ने जो लड़की और लड़के में भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव को भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि लड़की होने के कारण परिवार के सदस्य जो है, मतलब उनका भाई जो है, वो उन्हें पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि लड़कियां जो है वो ये माना जाता है कि वो कमज़ोर होती हैं, ठीक है। बहरहाल कहता फिर भी पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। मतलब किसी न किसी तरह अपनी इस इच्छा को, चाव को उसने पूरा कर लिया। चूँकि का मतलब क्या होता है, चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था, है ना। मतलब कि कुछ महीने के लिए ऊंचाई पर बसे हुए इनका जो गांव था उसमें बिताता था, और कुछ महीने क्योंकि जो वेदर कंडीशन, वातावरण या मौसम की स्थितियां कुछ ऐसी बन जाती थी कि कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे, मतलब तराई का मतलब होता है नीचे उतराई में बसे एक गांव में भी कुछ महीने ये बिताते थे। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। और सोचो जब बार बार पहाड़ पर चढ़ना हो या उतरना हो तो इससे कितना अभ्यास हो जाता है। चाहे उसके भाई ने उसकी इच्छा पूरी करने नहीं भी दी थी, परंतु मौसम के चलते जब कुछ महीने वो नीचे जो पहाड़ के नीचे होता है वहाँ पर बसे गांव में रहने के लिए जब वो कुछ महीने के लिए आते थे और स्कूल पढ़ने के लिए उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। और जब पहाड़ पर जब चढ़ते हैं या उतरते हैं तो सोचो बच्चों कितना अभ्यास हो जाता होगा उनका। तो ऐसे ही
वो अभ्यास करती रही। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने, मतलब ऐसा फाउंडेशन जो किनकी खोज में रहता है, ऐसी महिलाओं की जो एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा रखती हैं। तो कहता है इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली, साहस मतलब हिम्मत रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री पाल जो थी इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मतलब 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। मतलब कई बार वो प्रैक्टिस जो है वो करवा के देखते हैं, तो बड़ी सफलता हासिल की उन्होंने। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। एवरेस्ट विजय के लिए, एवरेस्ट पर जीत हासिल करने के लिए जब उन्होंने अपने अभियान की क्या की, शुरुआत की, अर्थात आरंभ किया अपना अभियान। और उनका ये जो प्रयास था वो खाली नहीं गया, उनका प्रयास जो है किस में बदला, सफलता में बदला। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा, पर्वतारोहण का मतलब क्या होता है, पहाड़ पर चढ़ने की यात्रा का संपूर्ण विवरण, संपूर्ण मतलब सारा वर्णन स्वयं ही कलमबद्ध किया है। मतलब अपने जीवन के इस अभियान में जो महत्वपूर्ण पल रहे हैं उनको खुद अपनी कलम से लिखा है, अपनी जीवनी खुद लिखी है कि उन्होंने किस प्रकार से इस अभियान की शुरुआत की, क्या क्या तंगियाँ उनको पेश आई, ये सारी बातें उन्होंने इस लेख में लिखी हैं, कहानी में लिखी हैं। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत अंश है, ये अंश अर्थात भाग है, ये कहानी जो दी गई है, ये पाठ जो दिया गया है उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। लोमहर्षक मतलब जिस का वर्णन बचेंद्री ने इस पाठ में किया है, और अपने इन विचारों को जब हम सुनेंगे तो बेटा बहुत ही खुशी प्राप्त होगी आप सब बच्चों को भी। और एवरेस्ट पर पहुंचकर किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर झंडा फहराया, प्रत्येक पल का वर्णन जो है इस पाठ में किया गया है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक कौन होता है, रीडर, जैसे मैं या आप भी, मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। जैसे जैसे पाठ पढ़ते जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे हम भी बचेंद्री पाल के साथ उस एवरेस्ट अभियान में शामिल हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेखिका का परिचय दिया गया था बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस लेखिका के परिचय को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो बातें इसमें बताई गई हैं उसको समझने की भी कोशिश करनी है। अभी तक पाठ की शुरुआत नहीं हुई है, अभी हम पाठ की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आगे हम पाठ अपना शुरू करते हैं। तो बच्चों फिर से एक बार करते हैं, आज हमारा जो विषय है वो कौन सा है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और इसकी लेखिका कौन है, बचेंद्री पाल खुद। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़कर सफलता हासिल की। एवरेस्ट अभियान जो उनका ये अभियान था, एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल, काठमांडू मतलब नेपाल, एक मजबूत अग्रिम दल का मतलब होता है आगे चलने वाला दल, और दल का मतलब जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, मतलब उनसे भी पहले एक और लोगों का समूह जो है वो पहले ही भेज दिया गया था। उसका कारण क्या था, ताकि आगे की परिस्थितियों का जायज़ा या अनुमान जो है वो पहले ही लगाया जा सके। ठीक है, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। अब इसमें कठिन शब्द भी आएंगे बच्चों, तो साथ साथ में अपनी अपनी पेंसिल से लिखते जाना। कहता
जो एवरेस्ट अभियान दल था वो 7 मार्च को शुरू किया गया। एक मजबूत अग्रिम दल कहते हमारे से पहले ही आगे भेज दिया गया था, जिसने क्या करना था, हमारे जब हमने बेस कैंप कौन सा होता है, सबसे पहला कैंप जहाँ पर उन्होंने ठहरना था, किन्होंने ठहरना था, बचेंद्री पाल और उनके साथियों ने। कहते उस बेस कैंप पहुँचने से पहले दुर्गम हिमपात, दुर्गम का मतलब होता है बच्चों कठिन, हिमपात का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब बर्फ़ और पात का मतलब गिरना, कि जब बर्फ़ जो है वो गिरती है, कहता बर्फ़ गिरती है जब, तो रास्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए एक मजबूत अग्रिम दल जो है वो पहले ही भेज दिया गया था। वो अग्रिम दल को भेजने का मुख्य लक्ष्य क्या था कि वो पहले से ही स्थितियों का जायज़ा या अनुमान लगा सके कि वहाँ पर मौसम कैसा होगा, क्योंकि बर्फ़ के कारण जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो रास्ते बनाने पड़ते हैं, इसीलिए उस दल को पहले उनको भेज दिया गया था। ठीक है बच्चों। नमचे बाज़ार शेरपा लैंड, अब नेपाल में जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा जो है वो शुरू करनी थी, वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बाज़ार है, उस बाज़ार का नाम है नमचे बाज़ार। शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, मतलब कि एक ऐसा एरिया है, ऐसा नगर है वहाँ पर बसा हुआ जहाँ पर शेरपा लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। अब शेरपा कौन होते हैं? शेरपा जो है कुली की तरह होते हैं बच्चों। जैसे कुली जो है वो सामान ढोने का काम करते हैं, इसी प्रकार से ये जो शेरपा है वो भी जब पहाड़ पर कोई चढ़ता है तो जाते हुए रास्ते में हमारा जो सामान होता है, ये शेरपा लोग उन सामान को उठा लेते हैं और कुछ दूरी तक ये हमारे साथ चलते हैं। आपको पता होगा कि जब हम कहीं पर भी किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, जब पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है तो कुलियों के रूप में कुछ लोग जो हैं वहाँ पर होते हैं, जिनसे हम अपना सामान जो है वो उठवाते हैं और उसके बदले में वो मज़दूरी लेते हैं, है ना बच्चों। तो उसी एरिए में जिस क्षेत्र का वर्णन इस पाठ में किया गया है, नमचे बाज़ार, वहाँ पर शेरपा लोग जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गाँव के होते हैं, मतलब उसी क्षेत्र के इर्द गिर्द ही वो रहते हैं। यह नमचे बाज़ार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम, अब यहाँ पर लेखिका अपने बारे में बता रहे हैं कि नमचे बाज़ार से ही मैंने सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा मतलब देखा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। कहते नेपाली जो हैं वो एवरेस्ट को किस नाम से पुकारते हैं? सागर माथा, सागर का मस्तक मतलब माथा, मतलब दूर से ही दिखाई देना वो शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब टॉप पर या शिखर पर वो दिखाई देना जो है वो शुरू हो जाता है। कहता मैंने नमचे बाज़ार में पहली बार एवरेस्ट को देखा था वहीं से, और नेपाली लोग जो हैं वो एवरेस्ट को उन्होंने क्या नाम दिया है? सागर माथा का नाम दिया है। ये छोटे प्रश्न में आता भी है, सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। और कहता मुझे भी ये नाम बहुत अच्छा लगा। अब आगे क्या हुआ हम वो देखते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए, लेखिका खुद बता रही है, बेटा ध्यान से सुना। कहता है एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ़ का बड़ा फूल, जिसे प्लूम कहा जाता है, कहता देखा, जो पर्वत शिखर का मतलब क्या होता है बेटा? टॉप पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। और ध्वज का मतलब क्या होता है? झंडा। कि बर्फ़ का एक बड़ा सा फूल देखा जो झंडे के समान मुझे दिखाई दे रहा था। और कहता है ये बर्फ़ का फूल जो है ना, ये बनता कैसे है, झंडे के समान ये क्यों दिखाई देता है? जब कहता बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं और बर्फ़ जब गिरती है तब कहता ये झंडे की तरह, बर्फ़ जब इधर उधर हवा के कारण इधर उधर घूम रही होती है तो ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई झंडा जो है वो लहरा रहा हो। मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह का मतलब क्या होता है? परत के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। मतलब बहुत तेज़ गति से जब हवा चलती है तब ये दृश्य मतलब ये पिक्चर जो है, ये तस्वीर जो है वो तब एवरेस्ट के टॉप पर जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि तेज़ हवा से सूखी बर्फ़ जो है वो पर्वत पर उड़ती रहती है। सूखी बर्फ़ जो है कहते हैं पर्वत पर उड़ती रहती है। और बर्फ़ का ये ध्वज या ये जो झंडा है वो 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। मतलब ये जो दृश्य था वो बहुत ही अच्छा दृश्य था।
शिखर पर जाने वाले कहता प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। अब मुझे बताओ कौन से तूफानों की बात की गई है? जो बर्फ़ वहाँ पर लगातार गिरती रहती है और बर्फ़ गिरने के कारण, तेज़ हवाएं गिरने के चलने के कारण वहाँ पर तूफ़ान जो है वो आते रहते हैं। ठीक है, कहता विशेषकर ख़राब मौसम में, कि ख़राब मौसम में तो स्थितियाँ और भी बुरी हो जाती हैं। ये मुझे डराने के लिए काफ़ी था। मतलब मुझे डर भी लग रहा था, मुझे ऐसा लगा, मतलब इतनी सारी बातें थी और इसके लिए मुझे डर जाना चाहिए था कहती, परंतु फिर भी कहती मैं डरी नहीं, है ना। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। विचित्र मतलब अनोखे ढंग से, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट थी, और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। मैं भी देखना चाहती थी कि कितनी कठिन परिस्थितियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, कहते जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, जगह का नाम है बच्चों जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। कहाँ से चलना शुरू किया था? नमचे बाज़ार में, जहाँ पर उन्होंने चलना शुरू किया। अब वो कहते 26 मार्च को, 7 मार्च को चले थे, 26 मार्च को पेरिस एक जगह थी, वहाँ पर कहते पहुँचे। हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अब ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ये ध्यान से सुनना। हिमस्खलन क्या होता है? जब बर्फ़ की बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, जब वो खिसकने लगती है, कहता उसके कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार हमें मिला और हम और डर गए। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लाहौत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। अब लाहौत्से पहाड़ी है, जब एवरेस्ट पर चढ़ेंगे तो रास्ते में बहुत सारी पहाड़ियों के नाम जो हैं वो आएंगे। मतलब ये भी लाहौत्से जो है वहाँ पर पहाड़ी है। और खुम्बू हिमपात मतलब बर्फ़ का गिरना, और उस जगह का नाम है, जिस जगह से, जैसे लाहौत्से की पहाड़ी है, वहाँ से ऊपर से जब बर्फ़ जो गिरती है तो उसे खुम्बू हिमपात का नाम जो है वो दिया गया है। कहता खुम्बू हिमपात पर जाने वाले, ये छोटी छोटी प्लेसेस जगह के नाम आएंगे बेटा। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लाहौत्से की ओर से बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान जो है वो नीचे खिसक आई थी, जिसके कारण 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। मतलब किसके कारण हुआ था? हिमपात के कारण। हिमस्खलन मतलब बड़ी बड़ी बर्फ़ की जो चट्टानें थी वो खिसकने के कारण 16 जो शेरपा कुलियों का एक दल था उसमें से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। और बच्चों ये सारी बातें जो थी वो बचेंद्री को डराने के लिए काफ़ी थी, परंतु बचेंद्री ने इन सब चुनौतियों को स्वीकार किया और उन्होंने अपने मन में जो ठाना हुआ था उसको ऐसे ही बरकरार रखा और इस अभियान दल में जीत प्राप्त करने की जो हिम्मत थी उसको बरकरार रखा। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम ये पाठ कर रहे हैं। उससे आगे का पाठ जो है वो हम अगली कक्षा में करेंगे, परंतु इस उम्मीद के साथ कि जितना पाठ हमने आज पढ़ लिया है वो आप ध्यान से सुनोगे, क्योंकि अगली कक्षा में पहले इससे संबंधित मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछूंगी ज़रूर कि आपने ये पाठ पढ़ा, सुना या नहीं। ठीक है बच्चों, तो अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। आज तक का जो कार्य है वो आपने पाठ जो है जितना हमने किया है वो आपने पढ़ना ज़रूर है। तो अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद बच्चों।